नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद सभी को इंतजार है योगी सरकार 2 की। और योगी सरकार 2 का मंत्रिमंडल कैसा होगा, कैबिनेट कैसा होगा, इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। और मानकर चला जा रहा है कि पिछली बार सरकार में जिस तरह का मंत्रिमंडल था, जिस तरह की कैबिनेट थी, उससे बिल्कुल अलग होगी। इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार इस तरीके से किया जाएगा ताकि इसमें दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को एक खास तरह का प्रतिनिधित्व दिया जा सके। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों की पूछ ज़्यादा होगी जो योग्य तो हैं ही, साथ ही साथ जिन्हें प्रशासनिक क्षमता या फिर प्रशासनिक अनुभव काफ़ी लंबे अरसे से रहा हो, काम करने का बड़ा लंबा अनुभव रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी ने जनता के साथ ढेर सारे वादे किए हैं और तमाम वादों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल को कामगार तो बनना ही होगा। तभी कारगर तरीके से कामगार कैबिनेट जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतर पाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, किस तरह का कैबिनेट होगा, किस तरह का मंत्रिमंडल, कैसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, काबिल होगा। ये तमाम ऐसे सवाल जो पूछेंगे। कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। यूपी को मिलने वाला है कामगार मंत्रिमंडल। हर वादों को पूरा करेगी योगी सरकार 2। क्या काबिल कैबिनेट से बदलेगी यूपी की तस्वीर? 2017 में बीजेपी ने यूपी में 14 साल बाद सरकार में वापसी की थी। सरकार चलाने का अनुभव नहीं था। 325 सीटों के भारी बहुमत से सरकार में आई बीजेपी को मंत्रियों के चेहरे चुनने में भी कई सारे एडजस्टमेंट करने पड़े थे। अब 2022 में हालात कुछ अलग है। यही वजह है कि योगी 2 सरकार पिछली बार से बिल्कुल अलग दिखने की तैयारी में है। पुराने के साथ नए एजेंडे पर काम होगा। महिला युवा रोजगार पर फोकस बढ़ेगा। 2024 के हिसाब से नए एजेंडे पर काम करेगी। अगले 25 साल तक यूपी में बीजेपी राज के लिए फोकस होगा। गांव को मॉडल गांव बनाने की योजना पर काम, रोजगार, छुट्टा जानवर, राशन वितरण और सख्त प्रशासन पर फोकस होगा। किसानों से किए हर वादों पर योगी मंत्रिमंडल त्वरित काम करेगा। हर वादों पर खरा उतरने के लिए पिछली बार से बेहतर कैबिनेट देने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में वैसे लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी जो नेता की तरह नहीं बल्कि समाज सेवक की तरह काम करें। मंत्रिमंडल में जातीय समीकरणों के साथ साथ योग्यता पर फोकस होगा। उच्च शिक्षा, प्रोफेशन और प्रशासनिक अनुभव पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी गठबंधन से 32 महिलाएं जीतकर आई हैं। महिलाओं को मंत्रिमंडल में बेहतर जगह मिलने की उम्मीद है। गैर यादव, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं का वोट इस बार बीजेपी को ज्यादा मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी अपनी अपराजेय सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाएगी। योगी सरकार ने पिछले साल सितंबर में आखिरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। सितंबर 2021 में आखिरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। मंत्रिमंडल में कुल 60 मंत्री बनाए गए थे। सवर्ण 28, पिछड़ा 21, अनुसूचित जाति 7, अनुसूचित जनजाति 1, मुस्लिम 1 और सिख समुदाय से 1 को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। योगी सरकार 2 के पास पहले से ज्यादा चुनौतियां हैं। इस बार जनता से बीजेपी ने वादों का भरमार किया है और योगी सरकार अपने वादों पर खरा उतरना चाहती है। तभी माना जा रहा है कि इस बार यूपी को मिलेगा कारगर कामगार योगी मंत्रिमंडल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो कैसा होगा योगी का मंत्रिमंडल, किस तरह से कारगर तरीके से योगी मंत्रिमंडल इस बार काम कर पाएगा, ताकि जो ढेर सारे वादे किए गए हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, उन वादों को समय रहते और त्वरित तरीके से उस पर बड़ा काम हो सके। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्रेम जी, नया मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में मिलने वाला योगी सरकार 2 का, क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा? क्योंकि वादे तो बहुत कर दिए गए, उन वादों को पूरा भी करना है, तो मंत्रिमंडल तो थोड़ा अलग तरीके का रखना ही पड़ेगा ना। हाँ, इस बात को गौरी जी समझिए कि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधना भी प्रायोरिटी होती है किसी सरकार की। और आपने भी बताया कि पिछले जो मंत्रिपरिषद में किस किस तरीके से विभिन्न जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने जाति खत्म कर दिया और लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों का वोट मिलना एक बात है, सही बात है। हर वर्ग का वोट नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे बनेगी, मिला है। लेकिन जाति खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, न तो उम्मीदवार बंटने में ऐसा दिखता है, न मंत्रिपरिषद बंटने में ऐसा दिख रहा है या दिखने वाला है। तो इसका कारण, हालांकि आज की एक घटना का भी जिक्र कर दूं कि पूर्व मंत्रिपरिषद में जो योगी मंत्रिपरिषद थी उसमें स्वाति सिंह मंत्री होती थी। अब उनके पति को कैबिनेट में जगह मिलने के आसार हैं, लेकिन वही स्वाति सिंह आज तलाक की अर्जी दे रही हैं अपने पति से। तो जो पहले मंत्री थी, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि मंत्री थी, आज मंत्री नहीं है, उनके पति मंत्री हैं और वो तलाक की अर्जी दे रही हैं। हाँ। तो एक बहुत खराब शुरुआत ही इसको बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नितांत व्यक्तिगत मामला भी नहीं है, ये चूंकि मंत्री रही हैं और उनके पति मंत्री होने वाले हैं, इसलिए ये उदाहरण उल्लेखनीय भी है और ध्यान देने योग्य भी है। हाँ। लेकिन हाँ, दूसरी बात आपने बहुत सही कही कि बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इस चुनाव में जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष भी आया और सत्ता पक्ष भी आया और दोनों को वोट मिले, दोनों के वोट बढ़े। तो इस हिसाब से हम कहें जो राजनीति है वो जनता के प्रति जिम्मेदारी वाली राजनीति का शुरुआत हुई है। और इस सरकार के पास मौका है कि वो बेसहारा पशुओं से लोगों को आजाद कराए, वो रोजगार के मुद्दों को एड्रेस करे और जो आज लगभग 12 लाख का बैकलॉग है, नियुक्तियां बाकी हैं, उन नियुक्तियों को भरे। क्योंकि जब पिछली बार योगी सरकार सत्ता में आई थी तो 8 लाख बैकलॉग था और इस बार जब आ रही तो और 4 लाख बढ़ गया। तो 12 लाख जो नियुक्तियां हैं उसको भरने की चुनौती है। और बाकी जो मुद्दे हैं जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न कम हो, महिलाओं की भागीदारी हो सत्ता में और निवेश आए, औद्योगिक माहौल हो, ये सारी चीजें भी प्राथमिकता में रहेगी। एक हम सरकार के लिए साधुवाद रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं। तो क्या कि इनके साथ हाँ, प्रेम जी, क्या लगता है कि पिछली दफा सरकार की तरफ से ये बार बार ये चीजें कही जाती रही, खासतौर पर चुनाव प्रचार के दरमियान, कि हमें तो 5 साल मिला ही नहीं, हमें तो 3 साल ही मिला, 2 साल तो कोरोना की वजह से चला गया, सारा फोकस कोरोना पर चला गया, इसकी वजह से सारा मैकेनिज्म और मशीनरी का जो अलग तरीके से उसका प्रयोग हो सकता था, इस्तेमाल हो सकता था, उसे कोरोना मैकेनिज्म को कंट्रोल, कोरोना जिस तरह से स्प्रेड हुआ उसको कंट्रोल करने में लग गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार तो पूरे 5 साल मिलेगा, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है, तो क्या इस 5 साल का जो अनुभव होगा जनता के साथ सरकार का, क्या कुछ बिल्कुल अलग चीजें दिखेंगी इस बार? जनता को कितना अच्छा फील होगा, सरकार को भी काम करने में कितना अच्छा लगेगा? ये कुछ मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा सा लाइन है जिसे समझने की जरूरत है। प्रेम जी। हाँ बिल्कुल, इस बार चूंकि दोबारा बहुमत मिला है तो और जिम्मेदारी की अपेक्षा और उम्मीद रहेगी। पहले से देखिए जनता ने जिम्मेदारी से बहुमत दिया है, पहले से घटी है सीटें और विपक्ष की ताकत बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि सत्ता को जनता
निरंकुश नहीं छोड़ना चाहती। हाँ। विपक्ष के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो अपना काम जो है जनता सत्ता को नियंत्रित करने का वो करे। तो इस हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को और अधिक ऐसी भूमिका में आना होगा जो ताकि जनता की उम्मीदें पूरी। इस बीच 2024 का चुनाव भी है, याद रखेंगे, और लोकसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम वोट मिला है। आप तुलना कीजिए, लोकसभा में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे, इस बार 42% वोट मिले हैं। तो अगर फिर से 50% पाना है, 80 में से 70 सीटें या उससे ऊपर जाना है, तो आपको जनता के सामने परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई चारा है नहीं। नहीं, बहुत बहुत बेहतरीन बात प्रेम जी। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता सत्येंद्र यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सत्येंद्र यादव जी, मैं अब ये सवाल तो खैर पूछ ही नहीं सकता हूं कि आप लोग चुनाव प्रचार के दरमियान जो वादे कर रहे थे और साथ ही साथ जो दावे कर रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, और योगी सरकार तो बनना बिल्कुल तय नहीं है, गोरखपुर उन्हें अपने घर भेज दिया गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जनता की मर्जी थी, इसमें हम आपका कोई रोल नहीं होता है। मुझे अब ये बताइए, एक जो खबर मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि अखिलेश यादव साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाऊंगा। ऐसा क्यों? लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत तो है ना, लगी रहती है सब चीज़ें। इसके बाद इस तरह का अगर कोई डिसीजन, कोई फैसला लिया जाता है तो थोड़ी सी समझ से बाहर की बात होती है। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं ये पूछूंगा नहीं, और आपने ये कहकर कि मैं नहीं पूछूंगा कहकर कोई बात आपने पूछ ली, तो मैं न बताकर भी थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश का ये सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, पूरी दुनिया में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकप्रिय रहा, जाना गया, देखा गया और लोगों ने रुचि ली। ये जनादेश समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में था, आप इसी तरह से देख लीजिए जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस जनमत का हरण किया, इस जनमत की लूट की, सरकारी तंत्रों पर, सरकारी मशीनरी पर जिस तरह से दबाव बनाया और जिस तरह से बीएसपी से लेकर तमाम लोगों पर और दलों समेत दबाव बनाकर जबरन जो जनमत का जो मैंडेट का हरण किया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है 2022 का उत्तर प्रदेश का। दूसरी बात, आप सोचिए, जो सरकार न रोजगार दे पाई हो, न महंगाई पर कोई काम कर पाई हो, न गुंडा माफिया राज खत्म कर पाया हो। भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सत्येंद्र यादव जी, ये बातें आप चुनाव के दरमियान भी चीख कर कह रहे थे, चिल्ला कर कह रहे थे, जनता को कन्विंस करने की कोशिश किए, तभी आपकी बात पर जनता ने भरोसा तो नहीं किया ना। देखिए, आपकी बात नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन लें, या आप पूछते भी नहीं, आपने पूछ भी लिया, आप सुनना भी नहीं चाहते हैं। हमेशा से आरोप कब तक लगाते रहोगे आप अपनी लाल टोपी जो है दूसरे के सिर पर कब तक डालते रहोगे भाई साहब? ये आरोप नहीं है। अच्छा, ये सवाल मैं नहीं पूछूं क्या आपसे, बताइए। नहीं, आप ऐसा ये बताइए कि आज एमएलसी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कहां घटनाएं घटित हुई है, आपको जानकारी है? मुझे बस इतना बताइए कि अखिलेश यादव, सुनिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे अगर इनविटेशन कार्ड भी आ गया, निमंत्रण भी आ गया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, तब भी मैं नहीं आऊंगा। ये बात उसी से रिलेटेड है। तो कहाँ पूरी बात नहीं करो ना, इधर उधर की बात, पता नहीं कहाँ कितना बड़ा रायता आपने फैलाना शुरू कर दिया। सीधी बात करो ना, सीधी बात। आपने पूछ लिया, आप दे नहीं पा रहे, ये रायता इसलिए कहते हैं, लोकतंत्र को और जनमत के साथ जो धोखाधड़ी, उसको रायता बता रहे हैं आप। मतलब आप इसको रायता नाम दे, मतलब आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, मतलब ईवीएम पलट दिया गया, जनता की वोट को छीन करके बीजेपी की झोली में डाल दिया गया। क्या बेकार की बातें कर रहे हो सत्येंद्र यादव जी? अभी भी थोड़ा सा अभी भी एक्सेप्ट कर लो। उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव में पर्चे छीने गए, मारपीट हुई, जबरन भाजपा गुंडों ने सरेआम, पुलिस खड़ी रही, देखती रही। ये जानकारी आपको है कि नहीं है?
है कि नहीं, सब इसी से रिलेटेड हम जवाब देंगे आपको। अगर जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है मैं तो देख रहा हूं आपको आप कितनी जानकारी है बताइए। सत्येंद्र यादव जी, है ना, अब ये कितनी जानकारी बताइए आपको है ना, मैं अच्छे से कि- देख रहा हूँ। अब ये सवाल बताइए कुछ और पूछ रहा हूँ और कि लेकर मुझे कहीं और जा रहे जहां हो। और कुछ जहां कुछ लोकतंत्र की सत्ता में मैं हत्या देखिए, हो मैं रही है, हार जीत में जाना नहीं जहां चाह रहा जबरन था, लेकिन बहुमत साबित किया लेकिन जा रहा हो, लेकिन जहां आप अपने सिर्फ दर्द से बाहर नहीं किया जा रहा निकलना चाहते हो तो मैं क्या करूं? मैं सांत्वना भी देने लायक नहीं हूं, मैं हो। अरे बिल्कुल मैं नहीं दे आपसे सकता ये हूं कहना चाहता सांत्वना। हूं कि आप बाहर निकलिए। आप अपने गम से, आप एक दर्द से बाहर तो प्रतिष्ठित निकलिए जगह भाई पर साहब। बैठे हुए हैं। आप और बाहर जानकारी आप निकलिए। किसको दिखा रहे हैं? जानकारी यहाँ प्रेम जी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है, उत्तर हमारी प्रदेश में जानकारी क्या अलग बात हालत है। हो रही है? सुधा मिश्रा आप भी आ देख चुकी हैं, लीजिए, स्वागत है आपका घटनाएं सुधा मिश्रा जी। देखिए। केसी जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन जी आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका राणा भी जुड़ चुकी हैं। ये सब बेकार तो नहीं है भाई साहब, आप ही एक योग्य तो नहीं है ना सत्येंद्र यादव जी, जो बोल रहे अच्छा, हैं, आप जो जो बोल रहे हैं कहते हैं अकाट्य वही सत्य सत्य है हो क्या? जाएगा। आप आपको तो जनता ने बता दिया कि थोड़ा सा अगर आप बैठे हैं थोड़ा सा इसी पर, राजनीतिक तो हैसियत आप बढ़ाने की न्यायपालिका जरूरत है में बोलने से नहीं ना। पहले। अगर आप किसी समझते की हैं, बात को समझते हैं, कोई सुनेंगे बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं अगर है। वन साइडेड अभी बात देंगे अभी तो ये अभी तो गम से बाहर नहीं निकले। मैं चाह रहा हूं एक बार और प्रेम जी से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। प्रेम जी मेरे साथ लगता है आधे घंटे ही रहेंगे। प्रेम जी एक बात बताइए, ये जो पूरा राजनीतिक समीकरण के हिसाब से ये जो भी हार जीत है वो तो अपनी जगह पर है, ठीक है, जनता ने जिसका साथ दिया जनता ने उसकी जीत हुई। अभी जिसकी जीत नहीं उसे और भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी अगर मुझे बुलाएंगे भी, मुझे निमंत्रण पत्र देंगे भी, तब भी मैं नहीं जाऊंगा शपथ ग्रहण समारोह में। और ये सत्येंद्र यादव जी बड़ा लोकतंत्र और पता नहीं क्या क्या बात करें, ये लोकतंत्र की सेहत के लिहाज से कितना अच्छा है जरा बताइए। मजबूत विपक्ष है, वही मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। गौरी जी, आपको याद होगा पिछला शपथ ग्रहण जब हुआ था तो अखिलेश यादव जी भी गए थे, हाँ और मुलायम सिंह जी भी गए। जी जी, याद और है एक सर। तस्वीर बहुत बहुत चली थी कि जब उन्होंने कान में कुछ कहा था नरेंद्र मोदी जी को, हाँ, अखिलेश हाँ। जी से मिलवाया था, हम्म, तो उस समय चला था कि कटप्पा ने किसको मारा, ये पूछ रहे हैं मुलायम सिंह जी। इस तरह से कुछ मीम भी चला था। बाहुबली तो को हम कटप्पा याद ने दिला क्यों रहे मारा? जी जी, तब जी, से जी। लेके अब तक में फर्क ये आया है। देखिए, चुनाव का विश्लेषण भी होगा, और आपको अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि 304 सीटें बैलेट पेपर से उनकी पार्टी आगे थी, ठीक है, पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी जीती, ईवीएम में भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन भारतीय जनता ईवीएम का ही माना जाएगा। ईवीएम पर अगर किसी किस्म की चुनौती है, देनी है, तो उसके जो वैधानिक तरीके हैं उस हिसाब से दिए जाने चाहिए। लेकिन आप विपक्ष के नेता को बुलाया नहीं जाए, ये बड़ी घटना होगी। हाँ, अगर ये बुलाया अलग बात जाता है, ऐसा लेकिन जी, होगा जी, नहीं जी, कि बुलाया बिल्कुल। नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, उससे बिल्कुल, पहले मैं ही क्लियर कर रहा हूँ, सारे हाँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, अगर नहीं बुलाया जाए तो वो बड़ी घटना होगी, लेकिन बुलाया जाए तो ये परिपाटी, और बुलाए जाने पर नहीं जाना, उस परंपरा को तोड़ना होगा जिसमें कि आमतौर पर विपक्ष का शरीक होना जरूरी होता है। कल को आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से आप भी बुलाएंगे तो दूसरी पार्टी नहीं आएगी, तो ये एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। हाँ, मुझे इसलिए मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मानना है, हालांकि वो विपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार है, उन्होंने कुछ सोच करके लिया होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से ये परिपाटी हमारा स्वभाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे प्रेम जी। दरअसल देखिए होता क्या है कि हारने के बाद सांत्वना कोई दे ना दे वो अलग चीज, लेकिन वैल्यू देना चाहिए। हार जीत तो लगी रहती है। अगर आप बुरे वक्त में किसी का साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका साथ रहना नहीं रहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाता है तो गलत बात है, लेकिन भेजा जाता है तो आइए। ऐसा तो नहीं है, लोकतंत्र में सब बीजेपी भी बराबर है, समाजवादी पार्टी बराबर है, कांग्रेस पार्टी बराबर है, बहुजन समाज पार्टी, जो भी राजनीति में है सब बराबर है, और ये पूरा देश हम सबका, उस लिहाज से देखने और समझने की जरूरत है। मैं आ रहा हूँ केसी जैन जी के पास आ रहा हूँ। जैन साहब स्वागत है आपका। एक बात बताइए, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां आप लोग की चल रही है, उससे ज्यादा चर्चा ये हो रहा है जैन साहब कि मंत्रिमंडल थोड़ा अलग होगा। ऐसा क्या कर लोगे आप लोग? पिछले बार का जो मंत्रिमंडल था उससे कितना अलग कर लेंगे?
क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे वादे आप लोगों की तरफ से किए गए हैं जनता को, जिसे पूरा करने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा, नहीं तो 5 साल के बाद जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो ठीक नहीं बनेगा। पहली बात तो ये है कि जो आपने सवाल कि क्या मंत्रिमंडल अलग होगा, और ये भी आपने कहा कि करना पड़ेगा, तो जो जिन चीजों का आप संकेत दे रहे हैं कि जो आपने वादे किए हैं जनता के बीच में, जो कुछ आप कह करके आए हैं, अगर उन चीजों को करना है तो आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या क्या और परिवर्तन क्या जो सोच चीज रहे हैं आप कह रहे हैं उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से जागरूक है। और बिल्कुल ये जो नया मंत्रिमंडल होगा इसमें तमाम सारे नए चेहरे भी होंगे, आप देखेंगे। आप देखिए कि दयाशंकर सिंह जी जो कि बलिया से जीत करके आए और वो भी कैबिनेट में हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जिनको हम आपके साथ कई बार बैठे हैं चैनल पे, नहीं, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं भाई साहब। एक मिनट, कि देखिए संगठन एक मिनट, जैन साहब आप मेरे सवाल को नहीं समझ पाए। मुझे चेहरे से मतलब नहीं है, आप बैठा दीजिए किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कम पढ़े लिखे, कम योग्य लोग को चेयर पर बैठाया जाता है और बेहतरीन काम करते हैं बहुत पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि आप कितने योग्य लोगों को रखोगे, कितने प्रोफेशनल लोगों को रखोगे, कितनी महिलाओं की संख्या बढ़ा दोगे। मुझे बताइए जो वादे आप लोग किए उस वादों के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर ऐसे ही 80-85 लोगों को रख लिए, हो सकता है 60-65 लोगों को रखोगे आप, उतने लोगों को रख लिए उसमें से एक भी काम का नहीं हो तो वादों का क्या होगा फिर? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं गौरी शंकर जी, देखिए आपकी चिंता जायज है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो चीज आपने कही कि देश और प्रदेश हमारा सबका है, तो जितनी भागीदारी हमारी है, जितनी भागीदारी सरकार की है, उतनी भागीदारी आपकी है, उतनी भागीदारी एक एक वोटर की, एक एक कार्यकर्ता की, सबकी। तो ऐसे में सवाल करने का भी अधिकार सबको है, और आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि देखिए कि जिस प्रकार से जब पहली बार हम सरकार में आए और हम जनता से जो वादे करके आए थे, हमने उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की। कई जैन साहब ऐसा तो नहीं, एक मिनट, कई जैन साहब एक बात क्लियर कीजिए मुझे। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, देखिए बार बार मैं सुनता रहता हूँ। आप मेरी बात नहीं आने दे रहे, आप मुझे इतने सारे सवाल है, एक सवाल का जवाब तो दे रहे, दीजिए। चलिए दीजिए जी। तो देखिए ये जो मंत्रिमंडल होगा, बिल्कुल इसमें पहली बात तो एक संतुलन बना के चलेंगे कि हर क्षेत्र से हर वर्ग को इसमें सम्मान मिले, और जिन लोगों ने संगठन में पहले लंबे समय तक काम किया है उनको भी इसमें बहुत सारे लोगों को अवसर दिया जाएगा। सत्ता में भी, संगठन के साथ साथ अब उनको सत्ता में भी अवसर दिया जाएगा कि वो सत्ता की भी जिम्मेदारी को संभाले, और जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उनको चुन करके भेजा है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। दूसरी बात यह कि आपका जो सवाल है कि आप जो वादे करके आए कि आप क्या क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे आप बजट तैयार करेंगे, उन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रख करके काम किया जाएगा, और उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो लोग उन चीजों में पारंगत है या उन चीजों को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। दूसरी बात यह कि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो ऐसे में जिस प्रकार से केंद्र में से हमको पहले भी सहयोग मिलता रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र से हमको जब आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश को, वैसे ही भरपूर पूरा सहयोग हमको मिलेगा। डबल इंजन की जो सरकार कही जा रही थी, ये दोबारा डबल इंजन की सरकार बन रही है, और बिल्कुल जो जनता की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ, चलिए बिल्कुल सर, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। मैं थोड़ी देर में आता हूँ जैन साहब, थोड़ी देर में आऊंगा जैन साहब, और भी कई सवाल पूछना है मुझे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक एक सवाल, कम से कम 2 मेहमान हमारे साथ और बने हुए हैं, थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, तो 5-10 मिनट हमारा प्रोग्राम निकल गया, तब प्रियंका जुड़ पाई हैं और सुधा मिश्रा भी जुड़ पाई है। सुधा जी आपके पास में आता हूँ। सुधा जी, कांग्रेस की लूट है, ये धोखाधड़ी है, आते हैं जैन साहब, आते हैं, गिनाते रहे जैन साहब एक मिनट। जनता के जनमत का सम्मान करने के बजाय जनमत की लूट आप उसको करार दे रहे हैं। यानी कि आप जो सीटें बढ़े हैं, इसका मतलब आप भी बेईमानी से बढ़े, आप उनको त्याग दीजिए, कहिए कि आप बैलेट से चुनाव कराइए, तब तो हम इन विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे, नहीं तो हमारे विधायक शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, हम त्याग पत्र देते हैं, आप त्याग पत्र देकर के आ जाइए मैदान में कि हम इस चुनाव को नहीं मान रहे, पूरा चुनाव बैलेट से कराइए आप।
चलिए ठीक है, अभी थोड़ी 2017, देर के 2012 बाद आप चुन के आते हैं। जैन साहब, अभी 2012 थोड़ी देर के में बाद आपने सुनिए तो 4% भाई दिया साहब, होता। सुनिए, मेरी आवाज जा रही, सुनिए तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं सत्येंद्र यादव जी से बात कराऊंगा आपकी। पहले सुधा जी से एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं। सुधा जी, कांग्रेस, हर बात के हर सवाल का जवाब जनमत की लूट, जनमत जैन की साहब लूट रुकिए, क्या भाई साहब है? रुकिए, ये भाई माहौल उड़ा रहे हैं साहब, आप। पता है कि आपकी लोकतंत्र की सरकार हत्या बन तो रही आप है। कर भाई रहे साहब हैं। रुकिए, तो बोलने, तो किसी और को भी तो बोलने दीजिए। आ रहे हैं सुधा जी के पास, आ रहे हैं। सुधा जी एक बात बताइए, उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी गम से बाहर निकल गई होगी, दर्द अब हो नहीं रहा होगा, कोई पूछता होगा तो दर्द एकदम से मतलब छलक उठता होगा कि क्या से क्या हो गया, क्या सोचे थे क्या हो गया। मुझे बस इतना जानना है कांग्रेस पार्टी से कि विपक्ष के तौर पर वो हैसियत नहीं है जो समाजवादी पार्टी की है, तो विपक्ष का स्टैंड, मतलब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एज ए विपक्ष, एज ए अपोजिशन उत्तर प्रदेश में किस तरह का दिखेगा, बताइए। सबसे पहले गौरशंकर जी, दर्द तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, दर्द में रहेंगे तो फिर आगे कार्य कैसे करना है सोच नहीं पाएंगे, तो दर्द तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने बहुत पहले आपसे जब हमारी बात हुई थी इसके पहले, तो मैंने कहा था कि कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है, और बिल्कुल कांग्रेस उस पर चिंतन मनन कर रही है और होगा। अगर हम गम ज़दा रह के बैठे रहेंगे तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। तो दर्द नहीं है, क्योंकि 5 विपक्ष साल में कांग्रेस अपने लिए काम करेगी या फिर सरकार के कामों पर नजर भी रखेगी? दोनों काम करेगी। अपने ऊपर आत्ममंथन होगा, तो इतना चिंतन बड़ा होगा, और संगठन साथ ही है साथ कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, दोनों काम एक साथ कर लेगी? शंकर जी, जब ऐसे प्रश्न उठते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद इसलिए उठाए जाते हैं, इन प्रश्नों का इसलिए उठना होता है क्योंकि कांग्रेस को एनी हाउ ऊपर न उठने दिया जाए, उसके लिए शायद ऐसे कुछ चीजें गढ़ ली गई हैं जो कि उसको खुद पता नहीं होता है लोगों को, जो प्रश्न कर देते हैं। मैं आपको कौन नहीं उठने दे रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, इसका कोई जवाब बिना दीजिए, कौन कांग्रेस उठने के नाम नहीं दे तो रहा पूरे ही आपको? नहीं होते। शुरुआत ही जब चुनावों की राजनीति शुरू होती है तो कांग्रेस का नाम लेते लोग आधार भी नहीं रखते हैं। आप जानते हैं कि शुरुआत चूंकि देश की स्वतंत्रता से लेके हमेशा कांग्रेस ही रही है। देश तो इस नहीं, तो जगह पे आज अगर दिख ऐसा रहा है, मैं आपत्ति थोड़ा कर रहा हूं सुधा जी आपकी बात से। जी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को उठने नहीं दिया जाता है, कौन नहीं उठने दे नहीं, रहा है आपको? उठने नहीं, मैंने क्या कहा कि धरातल और जनता अपनी तय जमीन करेगी किस बनाने पार्टी के को लिए। उठाना है, किस पार्टी को गिराना नहीं, है। नहीं, नहीं, देखिए, अगर गौरीशंकर बीजेपी जी, आपको बात का गिराने जो- की कोशिश कर रही है तब तो आपकी कमजोरी है। नहीं, तो गौरीशंकर जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जब पार्टियां अपनी खेत शुरू करते हैं राजनीति का, तो वो पकड़ लेते हैं कांग्रेस 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 कांग्रेस, उस पर कोई काम नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं होता है। कांग्रेस ही एकमात्र मुद्दा होती है। अपनी बात तो वो करेंगे नहीं, सिर्फ कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। संगठन मजबूत है, संगठन में कुछ खामियां हो सकती है। जब कोई परिवार होता है, परिवार में आप जानते हैं कि 10 विचारधारा के लोग होते हैं, उनको साथ में रखना, उनके साथ में सामंजस्य बनाना और उनको प्रॉपर तरीके से आगे ले जाना में आप जानते हैं कि उसमें कुछ स्थितियां काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। तो जो प्रॉब्लम्स है उसे हम दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे और समुचित उसके उपाय ढूंढे जाएंगे। तो क्या जहां तक विपक्ष सुधा क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश खासतौर में, मैं तो खैर पूरे कांग्रेस पार्टी की बात भी करना चाहूंगा, क्या कांग्रेस को अपनी खामी समझ में आ चुकी है? क्या कांग्रेस इस वक्त इस हालात में है कि वो अपनी खामी को पहचान पा रही है? जी बिल्कुल, इस बात को स्वीकार करने में किसी भी कांग्रेस के जो भी उस परिवार से संबंध रखते हैं, उन्हें नहीं लगता है ऐसा कि नहीं खामी नहीं है। सबको मालूम है खामी है और खामी को हम भरसक दूर करने का और वो जड़ से दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि राजनीति में इतने वर्ष के बाद हो सकता है जब कोई चीज परंपरा में, ट्रेडिशन में तब्दील होती है तो उसमें कुछ खामियां आ जाती हैं। अब उसे कैसे हम फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको प्रॉपर आगे ले आ सकते हैं, इस पे पूर्णतः सभी कांग्रेसी जानते हैं। तो कुछ खामियां तो हैं जिसकी वजह से हमें इतनी अगर हमें हार का सामना करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है आत्ममंथन जो चिंतन होता है उसमें आप समझ जाते हो और स्वीकार्यता होना सबसे जरूरी है। और वह जो खामियां हैं वो आगे आने वाले वर्षों में पूर्णतः समाप्त होंगी, उस पे वो कार्य किया जाएगा। और जहां तक आपने कहा विपक्ष के रूप में सीटें हो न हो, लेकिन जनता के साथ जो बातें की गई हैं, केसी भाई कह रहे थे कि सारी चीजें जो हमने किया था, मैं बस आपके तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। उज्ज्वला गैस होली पे मिलने वाली थी, क्या दे दी गई? और अगर दे दी गई हो तो उसके लिए मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँ, क्योंकि आपके संकल्प पत्र में था। और इसका जवाब तो हम लोग भी ढूंढने की कोशिश में लगे। जी बिल्कुल, मैं भी वही चाहती थी कि वो प्रश्न जरूर उठाना है। प्रेम सर, मिला आपको कुछ? इसका जवाब मिला सर आपको कुछ? मुझे तो सर नहीं मिला अभी तक। प्रेम जी की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलिए, मैं इसका जवाब, देखिए मैं इसलिए ढूंढना चाह रहा था कि होली में मैं भी व्यस्त था,
लेकिन सुधा ने जो सवाल उठाया, सुधा मिश्रा ने, वो सवाल होली से पहले मेरे जहन में कौंध रहा था कि गरीबों को जो फ्री गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, कितने लोगों को मिला। मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे लगता है जैन साहब बताएंगे, नहीं बताएंगे भगवान जाने। सत्येंद्र यादव जी के पास जरूर आंकड़े होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के बाद आप लोग से बात करूं। प्रियंका राणा से एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा, या एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रियंका राणा से ही सवाल पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। चुनाव प्रचार में खूब वादे किए गए, एक के बाद एक कई वादों पर जनता ने भरोसा किया और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। योगी सरकार फिर से वहां पर बनने वाली है। कहा जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन मंत्रिमंडल बनेगा, कामगार मंत्रिमंडल बनाए जाने की कोशिश हो रही है जो पूरी तरह से कारगर तरीके से जनता के वादों को पूरा कर सके। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। प्रियंका राणा के पास चलते हैं। प्रियंका राणा, एक बात बताएं, पहले जहां तक आपको भी ध्यान होगा कि पहले वादे किए जाते थे, एक दो वादे किए जाते थे, इसके बाद वादों पर वादे किए जाने लगे। और फिर वादा वादा वादा, इतना वादा हो गया कि वादा प्लस वादा होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस रेशियो के हिसाब से वादों का पूरा समीकरण बन गया। अब जनता बड़ा कंफ्यूज कि कौन सा वादा सरकार पूरा करेगी, कौन नहीं करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जनता अपने हिसाब से वोटिंग करती है। आप महिला हैं, महिलाओं के मुद्दे बहुत ही प्रबल तरीके से उत्तर प्रदेश में रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो। मुझे अभी बताएं कि क्या महिलाओं का अधिकार है या नहीं है कि जो मंत्रिमंडल बन रहा है उसमें अधिक से अधिक उनको तवज्जो दी जाए? क्या स्थिति लग रही है, मिलेगी जगह, मिलेगी उनको? गौरी जी, देखिए, पहले तो बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसमें जो भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो मुझे लगता है, अभी जैसे कि केजरीवाल जी ने भी एक व्यंग किया था कि भाई इतने दिन हो गए हैं, 10 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और वहां पर पंजाब में काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने 25,000 नौकरियां भी डिक्लेयर कर दी हैं। एक जो रिश्वतखोरी के खिलाफ उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दे दिया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल का डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी क्या चल रहा है, लोग किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, ये तो जो राजनीति है ये सब चलता ही रहता है। क्योंकि अगर आप देखें जो रिजल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं डैमेज तो हुआ है बीजेपी को। जहां 47 सीट थी आज बढ़ करके दुगनी से भी ज्यादा हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो राशन, मुफ्त राशन और लॉ एंड ऑर्डर है, ये बहुत ज्यादा काम किया है बीजेपी के लिए। और उसी की वजह से आज ये ऐतिहासिक जीत भी मिली है, तो इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। और रही बात महिलाओं की, तो बिल्कुल महिलाओं को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद जो छोटी पार्टियां हैं, जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल हैं और भी जो है, शायद उनको जो बीजेपी है उसको तवज्जो दी जाएगी। बाकी अभी तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी क्या ऐसा मंत्रिमंडल में चेंजेस लाने वाली है कि उससे आगे जाकर के वो क्या वादे पूरे करने वाले हैं, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजेस आएंगे। क्योंकि पिछले जो आपने 2017 में भी देखा होगा, 2 करोड़ नौकरियां देने की भी बात हुई थी, वो कहीं नहीं है। हालांकि इतने सारे जो है रिक्त स्थान पड़े हुए हैं। अभी जो गवर्नमेंट जॉब है, शिक्षा में भी 1 लाख है, पुलिस में भी 1 लाख जॉब है। प्रियंका, आप ये कह रही हैं कि वेट एंड वॉच सिचुएशन में सभी लोगों को रहना चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर जनता ने पूरी तरह से भरोसा करके बीजेपी को वोट किया, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, तुरंत एकदम से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी नहीं कर रही हैं, सत्येंद्र यादव थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, सुधा मिश्रा भी थोड़ा बहुत ज़रूर कर रही होंगी कि सरकार के मंत्रिमंडल किस तरह का होना चाहिए, ताकि उनके पास भी कई ऐसे मुद्दे रहने चाहिए ताकि वो सदन और सदन के साथ साथ सड़क पर भी अपनी आवाज़ उठा सके। सत्येंद्र यादव जी के पास आ रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, एक बात बताएं, अच्छा है मजबूत विपक्ष के तौर पर आप हैं उत्तर प्रदेश में, मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो। ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चाहे विपक्ष में रहें या फिर सत्ता पक्ष में रहें, बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। यदि आप सरकार में हैं, काम आपने नहीं किया तो जनता नाराज़ हो जाती है।
आप विपक्ष में हैं और इस पर यदि आपने काम किया तो जनता आपसे जुड़ती है। तो क्या है रोड मैप, क्या है आप लोग का, सत्येंद्र यादव जी बताइए। रोड मैप हमारा ये है कि हम इस वक्त जो है, आप देख सकते हैं, प्रत्येक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के अधिकांश जो है नेता सड़क पर हैं, जिलों में हैं, दौरे पर हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता जो भारी तादाद में जिनकी जन भावनाएं आहत हुई हैं इस लूट से, जो लोकतंत्र की लूट हुई है, आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही है, लोगों के साथ जो अन्याय और अपराध हो रहा है, हम उनके साथ हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम उनके साथ हैं, आवाज उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और उनके साथ सरकार की जो लोकतंत्र की लूट, नीतियां हैं। सत्येंद्र यादव जी, मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। लोकतंत्र की लूट को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, और मैं चाह रहा हूं कि जैन साहब इस पर रिप्लाई करें। आज इस तरह से चुनाव हुआ, सरेआम खड़ी रही, पर्चा छीन लिया गया भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा। भारतीय युवा मोर्चा का पदाधिकारी था वो। फिर आगे नेता चलिए, जितनी प्रदेश में जो एमएलसी के नामांकन हुए हैं, पुलिस खड़ी, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, अभी हमने भी ट्वीट किया है। आप ये देखिए, सरेआम प्रशासन खड़ा है, आयोग खड़ा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, और बाकायदा पर्चा छीन के प्रत्याशी के साथ हाथापाई, मारपीट सब हो रहा है और लोग देख रहे हैं। इसी को लोकतंत्र की लूट कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारी तादाद में हुआ है। सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग जिस तरह से सरकार कर रही है, अगर इस आज नहीं समझा जाएगा तो आने वाले समय में ये लूट दफ्तर तक पहुंच जाएगी। जिस दिन आप सरकार के खिलाफ दिखाना शुरू कर दें, ये तो फिर लूट जो है, तो फिर सत्ता का तो एक दबाव मिनट जो एक है, मिनट, तो अखिलेश यादव आप तक भी पहुंचेगा। सुनिए भाई साहब, तो अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट, जो भी जनता की तरफ से मैंडेट दिया गया, जो समर्थन दिया गया बीजेपी को, हम उसका स्वागत करते हैं, जनता के मैंडेट का स्वागत करते हैं। पर्चे छीने और आप सरेआम लूट करें, तो फिर अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा कहा? अगर उनको लगता है कि लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, सरेआम दिन दहाड़े डकैती मार के बीजेपी जीत गई, तो अखिलेश यादव जनता के मैंडेट का स्वागत क्यों कर रहे हैं? वो जनता के मैंडेट का, जनता ने अगर हमारी सीटें कम, जैन साहब रिप्लाई दीजिए इनको, सत्येंद्र यादव से आप बात कीजिए। जी ने ये भी कहा है, जो रिकॉर्ड आपने सुनी है 12 मिनट की, कि किस तरह से मशीनें लंच टाइम में बदली जाती हैं और कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को हराने के लिए सत्ता और सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। क्यों सत्येंद्र यादव जी? एक तो देखिए, मैं देखो कोई सलाह नहीं देना चाहता हूं आपको, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके सबसे बड़े नेता मैंडेट का स्वागत कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों पर और अपनी चीजों पर वर्कआउट कीजिए। मुझे लगता है उससे अच्छा, मतलब आपसे अच्छी सोच तो कांग्रेस पार्टी की लगती है मुझे। कम से कम अपने बारे में उसको पता तो है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग गुंडे, देखिए गौरी शंकर जी, बोलिए जैन साहब, बोलिए, केसी जैन जी बोलिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी की जो खामियां है और जिसके वजह से जनता ने इनको नकारा, तो यही चीजें, ये चैनलों पे बैठ करके ये प्रवक्ताओं को ऐसे धमका रहे थे, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, ये अपने आप को, और आज ये अपने आप को दीनहीन बता रहे हैं। कभी तो ये गुड्डा माफिया बन जाते हैं और कभी ये दीनहीन बन जाते हैं। तो पहली बात तो ये अपने आप को तय करें कि गुड्डा माफिया है या दीनहीन है। ये आज ये बता रहे प्रशासन शासन पूरा खड़ा था और बैलेट पेपर छीन लिया गया, और इनके तमाम सारे प्रवक्ता, यही नहीं, ये जो है, जो अन्य पार्टियों के, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता जब बैठता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ में, तो ये ऑनलाइन धमकाने का काम करते हैं। हम ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये बताइए, तुम ये हो, तुम वो हो, मतलब भाषा शैली से लेकर के तौर तरीका तक जनता ने इनका देखा। वो तो आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट, सत्येंद्र यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने लोकतंत्र को लूटा है। आप लोगों ने लोकतंत्र को लूट करके, डकैती मार करके, ईवीएम की पलटा पलटी करके आप लोग जीत गए, इसीलिए सत्येंद्र यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, बुरी तरह से हार गई। नहीं गौरी शंकर जी, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं नहीं जीती, हारी है, पहले से 2.5 गुना 3 गुना जनमत लेकर के आई है, पहले से 2.5 गुना 3 गुना हमारी सीटें हैं। श्री अखिलेश यादव जी यही बात कह रहे हैं।
और दूसरी तरफ मैं ये कह बात रहे याद हैं, दिला रहा था उनको, अरे मान ही नहीं आप रहे आपकी हैं। लूट हो गई है के बाद भी अगर तो हम दो में से एक बातें होगी ना, सोचिए अगर या तो आप जीते हैं या आप हारे हैं। हारे हैं दिमाग में तो उसको घुसाइए, स्वीकार करिए, दिमाग में अगर जीते घुसाइए। हैं, जीते भी हैं और जनमत की लूट भी हो क्या गई होता है। है? अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, सुनिए 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 एक मिनट। सत्येंद्र यादव जी, सत्येंद्र यादव जी 2012 में आ रहे हैं, जैन साहब आ रहे हैं। सत्येंद्र यादव जी, 2012 सत्येंद्र यादव जी, चुनाव 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी, तब यही ईवीएम मशीन ठीक थी, तब ईवीएम मशीन में कोई घोटाला नहीं था। लेकिन जब ये हार जाते हैं, वो चाहे 2017 हो या 2022 हो, तब ये क्या कहते हैं, ईवीएम मशीन खराब थी, ईवीएम मशीन बदल दी गई, जनमत की लूट है, आपने बरगलाया। अरे आपने सारे वादे किए, तमाम तरीके की बातें आपने कही, लेकिन जब 2012 से लेके 2017 तक आप सत्ता में थे, लेकिन आपके क्रियाकलाप ऐसे थे। अच्छा, आपके चलिए ठीक है जैन साहब, मैं समझ रहा हूँ, अभी बोलने का है पॉइंट अभी आपके पास। गौरीशंकर जी, हाँ। गौरीशंकर जी, हमने काम किया, हाँ। हमने 5 साल तक काम किया, जनता ने हमको फिर सराहा, फिर सिर माथे हमको जनता ने बैठाया, फुल मैंडेट दिया है, और पिछली सरकार से अच्छी सरकार चला करके हम दिखाएंगे। जो हमारे काम बाकी रह गए थे, जो हमारे वादे बाकी रह गए थे, उनको हम कर करके चलिए ठीक है, ये तो देखेंगे सर, ये तो देखेंगे, लेकिन सुनिए 2027 में हम फिर 300 पार। अब इतना बड़ा रोड मैप मत बताइए सर, फिर कहेंगे, हर लोग घबरा जाएंगे। फिर मेरे शो हो में आने से पहले 4 बार सोचेंगे कि वहां तो 2022 से 27 नहीं, बल्कि 27 से लेकर के 32 तक का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। सत्येंद्र यादव जी, मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ, बहुत छोटा सा सवाल मैं करता हूँ, बहुत 1 मिनट में इसका आंसर दीजिएगा, मुझे जो बोलना है बोलिएगा। चुनाव आयोग से तो सर आप परिचित ही होंगे, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता, मुझे समझ में आते हैं, चुनाव आयोग से आप वाकिफ़ हैं, तो ये जो आप कहते हैं ना, लोकतंत्र की हत्या हुई, लूट करके, डकैती मार करके बीजेपी जीत गई है, ये मुझे नहीं लगता है कि आप जैसे प्रवक्ता के मुंह से इस तरह के शब्द बहुत शोभा देते हैं। क्या चुनाव आयोग उसकी संवैधानिक जो उसके जो कर्तव्य हैं, उसके जो अधिकार हैं, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग के अस्तित्व को आप नकार रहे हैं? सत्येंद्र यादव जी जरा बता दीजिए। आप अगर नकार रहे हैं तो बोलिए हाँ नकार रहे हैं, बोलिए, फिर वो अलग तरीके से लोग समझेंगे आपको। कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा है। इसको आप लोग इसको आपने डाला अपने वेबसाइट पे, समाजवादी पार्टी की वेबसाइट पे डाल दीजिए, हम लोग देख लेंगे वहीं से। कुछ पता थोड़े ही चलेगा भाई साहब, पता नहीं किसने मैनिपुलेट किया है, क्या किया है। इस तरह की वीडियो को हम लोग मान्य नहीं मानते। जब तक हम लोग परीक्षण नहीं करते किसी वीडियो को, तब तक हम लोग मान्य नहीं मानते। आप अपने वेबसाइट पे चलाइए, हम लोग को लगेगा उचित तो चला लेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को आप लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं? कुछ पता नहीं चल रहा है सत्येंद्र यादव जी। मैं तो इतना अच्छा सलाह दे रहा हूं, अपने समाजवादी पार्टी के वेबसाइट पे डाल दीजिए उसको। हम लोग ऐसे किसी वीडियो को सही और गलत नहीं मानते, हम लोग पहले परीक्षण करते हैं उसका। ये समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, बाकायदा समाजवादी पार्टी और मेरी और जितने भी नेता हैं सबकी उस पर पेज पर, ऑफिशियल पेज पर है। और जो मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये समाजवादी पार्टी का वेरीफाइड बाकायदा लीगली ऑफिशियल पेज है समाजवादी पार्टी का, जिस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये ओरिजिनल आज का वीडियो है, जहां सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ मारपीट, लूट घसोट जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। सरेआम पर्चा छीन के भाग गए, उसके बाद उनको पकड़ा गया, तब तक उसने पर्चा फेंक दिया किसी दूसरे को और दूसरा तीसरे को, और पुलिस आई, अरे 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 करती घूम रही है। आप बताइए, इसको कहते हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, इसी को कहते हैं लोकतंत्र की लूट, इसी को कहते हैं जनमत की लूट, इसी को कहते हैं कि फर्जी कानून व्यवस्था, इसको कहते हैं। आप बताइए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अब आप इस समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज पे है, इसको वेरीफाई करा लीजिए। आपका तो रिपोर्टर होगा ना हर जिले में, अगर आपका हर जिले में रिपोर्टर है, वही आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए। रिपोर्टर सर, हमारे रिपोर्टर हर जगह काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग परीक्षण भी करते हैं कई सारी चीजों का। हम लोग प्रहरी हैं एक तरह से, हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग को उस तरीके से देखिए, प्रहरी की तरह ही हम लोग काम करते हैं।
उत्तर प्रदेश और देश की जितनी मीडिया हो सकता है उससे आप अलग हो, लेकिन आपके अलावा तमाम मीडिया कर्मियों ने, तमाम अखबारों ने, तमाम डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर नेशनल चलिए सैटेलाइट ठीक है की सर। बात सत्येंद्र को यादव जी, मैं लिया आऊंगा। गंभीरता से। मेरे सवाल का और जवाब नहीं दूसरी दिया बात, आपने। आप दे भी अरे नहीं मैं पाओगे, आपको मुझे जवाब पता दे है। रहा हूं। आप चुनाव आयोग पे नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। मतलब अब आपने अरे दिखाने की बात कोशिश ये की जो तो हो देखिए रही है, चुनाव आयोग। की जीत हार अरे सुधा मिश्रा के पास आ रहे हैं। सुधा बात हो मिश्रा रही है, इनको जनता ने नकार आते हैं दिया। सर, आते हैं कोई सबको स्वीकार मौका नहीं सर, करना सबको चाह रहे। एक मिनट ये अपनी हार का ठीकरा भी चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ देना चाह रहे हैं, ईवीएम मशीन के ऊपर फोड़ देना चाह रहे हैं। ये तो हमने आपके साथ भी कई बार कहा कि जब ये हारेंगे, जब ये 10 तारीख को हारेंगे, जो कह रहे थे 400 पार, ये तो कह रहे थे 400 पार कहते हैं, अब तो 400 पार आ रहे हैं। अब जनता ने नकार दिया तो ईवीएम मशीन फेल है। अरे ये क्या बात है? जनता की लूट है, क्या बात है? बातें हैं, डबल कैरेक्टर, डबल लूट सरकार, डबल सरकार, कोई डबल इंजन सरकार नहीं है। आप देखिए गाजियाबाद में 11वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप घर में घुस के हो गया। इनका बुलडोजर कहाँ है? इनकी कानून व्यवस्था कहाँ है? अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सत्येंद्र यादव जी पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं, मुझे नहीं पता। अरे आप थोड़ा मेरी बात को जब सुने। अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, आपके बड़े नेता कुछ और कहते हैं, आप कुछ और बोलते हो, समझ में नहीं आती बात। चलिए मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। सुधा मिश्रा के पास आ रहे हैं। सुधा मिश्रा जी तारीख को शपथ ग्रहण आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। सुधा मिश्रा जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी अपराधियों का इनकाउंटर भी होगा। अब एक मिनट सर, बुलडोजर का क्या होगा नहीं होगा नहीं जानते, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से पता है कि आप लोग की दूसरी बार सरकार बन रही है, बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत काम करना होगा। और सत्येंद्र यादव और सुधा मिश्रा बैठी हुई हैं, आंख खोल करके बैठी हुई हैं, सवाल उठाने के लिए तो उठाएंगे, और उन सवालों से आप लोग बच नहीं पाओगे। हम लोग भी सवाल उठाएंगे, प्रियंका राणा भी सवाल उठाएंगी, लेकिन आप ज़्यादा परेशान होगे कांग्रेस और समाजवादी और बसपा के सवालों से ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि वही तो घेरेंगे आपको सड़कों पर, पत्रकार थोड़ा ही घेरता है। सुधा मिश्रा के पास आ रहे हैं। सुधा जी एक बात बताएं, भले ही आ रहे हैं सर, जैन साहब आ रहे हैं। सुधा मिश्रा के पास आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। रुकिए सर, दोनों का होना जरूरी भी है। हाँ भाई साहब, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सुधा मिश्रा एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी क्या इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खुद को कमजोर मान रही है, खुद को समाप्त मान रही है? प्रियंका गांधी की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी या फिर बड़ा फेरबदल देखने को हम लोग को मिलेगा? बताइए सुधा मिश्रा जी। जी गौरीशंकर जी, सबसे बड़ी बात, हम ना हार माने हैं, ना हम कमजोर मान रहे हैं, ना हम खत्म हो सकते हैं। स्वतंत्र देश के हम वो लोग हैं जिन्होंने देश के उस स्थितियों का सामना किया है जहां पे हम सोच भी नहीं पाते थे। तो हारना और खत्म होने जैसे शब्दों का तो प्रयोग हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपने जो कहा कि संगठन के स्तर पे हम कितना बेहतर कर सकते हैं, उसका बिल्कुल प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगी गौरीशंकर जी, बीच में प्लीज मुझे थोड़ा बोलने दीजिएगा, क्योंकि हमारे दोनों भाई बोले जा रहे हैं और दूसरों का मौका नहीं दे रहे हैं। तो मैं बस आप लोगों की बातें, दोनों की बातें अपनी जगह पे, क्योंकि जब हम अपनी तरफ से बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं और सामने वाला बिल्कुल गलत है। आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं, आपने कहा कि आप नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपने सरकार में किया था, हमने बेहतर कर दिया। अगर वही घटनाएं जो सपा सरकार में थी आपके यहाँ भी हो रही हैं, तो आप अपने आप को सही कैसे कर सकते हो? दूसरी बात, अभी जिस एमएलसी चुनाव की बात हो रही है, आपके बलिया के प्रत्याशी हैं पप्पू सिंह जी, उनका जो बयान आया है वो बयान आपको गौर करना चाहिए, बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राजनीति में आने के बाद जिसकी सरकार हो वो हमेशा सही नहीं हो सकती, या जो विपक्ष में वो भी सही नहीं हो सकती है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो राजनीतिक रूप से जनता के फेवर में काम कर रहा हो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं नैतिकता को लाना पड़ेगा। आप दो जगहों पे, अगर आप विपक्ष में हो तो वही चीजें आप कहते हो ईवीएम गलत है, भाजपाइयों की बात कर रही हूँ, शुरुआत आपने की, लेकिन अगर कोई और कह रहा है तो आप उसके प्रश्न का उत्तर का तरीका बदल देते हो। तो ये गलत चीजें हैं। अगर कोई प्रश्न उठा रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जीते भी तो हो, आप हारे भी तो हो। तो दोनों बातों पे लड़ाई करने से अच्छा है कि बेहतर तरीके से उन तथ्यों को पेश किया जाए। और अगर आपकी कोई, जब एमएलसी का उम्मीदवार कोई बोलता है कि ये तो सत्ता का चुनाव है और सत्ता ही जीतेगी, तो आप सोचिए कि जो दम्भ दिख रहा है, उस दम्भ के मायने क्या है? आप जनता को क्या संदेश देंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? 5 साल तक सरकार रहनी है, 5 साल तक कार्य करना है, लेकिन अगर आपका उम्मीदवार इस तरह की बात करेगा, मतलब वो मान के बैठा हुआ है कि सत्ता का चुनाव है, सत्ता में हम हैं, हम जीत रहे हैं,
तो उस चुनाव के मायने क्या रह गई? आप उसमें क्या, चुनाव आयोग क्या करेगा, आप क्या करोगे, इससे कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि आपने सीधे दे दिया उनको इतना अधिकार कि वो बात बोल सकते हैं। केसी भाई, ठीक हमेशा है इस बात को सुधा जी, ध्यान रखना है। मैं समझ रहा हूँ। देखिए अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा क्या नहीं होगा, मैं थोड़ा सा उस पर ज्यादा जानकारी चाह रहा था, लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए जितनी बड़ी चुनौती खत्म हो रहे हैं, न संगठन के स्तर पे हम जितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है अपने वादों को पूरा करने की, अपनी सरकार को बेहतर तरीके से चलाने की, उससे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के पास है कि एक अच्छे विपक्ष की तरह किस तरह से भूमिका निभाए। जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था की होती है तो संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रख करके कई तरह के सवाल उठाए जाने चाहिए। कांग्रेस के पास उससे भी बड़ी चुनौती है। 2 सीट पर सिमट गई कांग्रेस और पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, तो संगठन के लेवल से लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आप लोग को बहुत बड़ा वर्कआउट करना होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल डगर है। प्रियंका राणा के पास में आ रहा हूँ, प्रियंका राणा के पास आ रहा हूँ। प्रियंका राणा जी, एक बात बताइए, लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी अपने तरीके से कर रही है, उसके पास कई सारे विकल्प हैं खुद को साबित करने के लिए। समाजवादी पार्टी के पास भी कई सारे विकल्प हैं खुद को साबित करने के लिए, कांग्रेस के पास भी हो सकते हैं, फिलहाल तो कमी दिखती है। मुझे एक बात बताएं, बयानबाजी अपनी जगह है, जनता के हित में काम करना अपनी जगह है, क्या योगी सरकार 2 से बहुत बड़ी उम्मीदें रखी जा सकती हैं? क्योंकि पूरा 5 साल मिल रहा है इस बार योगी आदित्यनाथ को। देखिए, उम्मीदें तो रखी हैं, तभी तो लोगों ने इतना बहुमत दे करके फिर से दोबारा, पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ कि दोबारा से आई है 30 सालों के अंदर कि कोई सरकार दोबारा से बन करके फिर से सेम मुख्यमंत्री हमारे योगी जी वापस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास ही है, लोगों की आशाएं हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको पूरा भी किया है। और लोग चाहते हैं कि और ज्यादा समय दिया जाए, जिससे कि और जो उन्होंने वादे किए थे या उन्होंने जो आश्वासन दिए हैं या और सपने दिखाए हैं, जो मैनिफेस्टो है उसको आगे पूरा किया जाए। तो ये बीजेपी का भी पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कोशिश रहेगी। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी भी है काफी, जैसे आपने देखा होगा जाट और मुस्लिम की जो नाराजगी है, या और भी कई जातियों का समीकरण जो अभी इस चुनाव में देखा गया है। अब तो मुझे लगता है सब समीकरण काम ही नहीं करेगा ना प्रियंका। अब तो देखिए क्या होता है, मुझे लग रहा है कि जैन साहब हमारी इस बात से सहमत होंगे। जैन साहब, कितना मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए 1 मिनट का टाइम हमारे पास है, तो आप बोल दीजिए कितना मैं सही बोल रहा हूँ कि अब जो पुरानी नाराजगी है वो खत्म हो गई। अब जो सरकार बन रही है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बन रही है, उसमें कौन जाट, कौन मुसलमान, कौन दलित, कौन पिछड़ा, कौन सवर्ण, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो विकासवादी चीज़ें जो होंगी, जिसको अमली जामा पहनाया जाएगा, सभी को फायदा उससे होगा। बिल्कुल नहीं, वो होना चाहिए, लेकिन आप गौरी जी ये भी तो देखिए ना, जिस तरह से जो माहौल बनाया जाता है, जिस तरह से आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अब जैसे द कश्मीर फाइल्स की बात चल रही है, और जिस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा फूट रहा है एक समुदाय के प्रति, तो मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स गलत तो है नहीं ना, गलत तो है नहीं कश्मीर फाइल्स प्रियंका राणा। और मुझे लगता है सब लोगों को एक साथ लेकर के, जिस तरह का कहा गया था, कश्मीर फाइल्स की बात आप कर रही है, कश्मीर फाइल्स के फैक्ट्स तो सही हैं, उसमें कहाँ कुछ गलत दिखाया गया है? नहीं, बिल्कुल सही है, मैं इसको बिल्कुल नहीं नकार रही हूं। उसमें जिसने गलत किया है, जिसने गलत किया उसका बुरा कर्म तो आना चाहिए ना सामने। इसमें क्या दिक्कत है लोगों को? और जो इसका विरोध कर रहे हैं कि किसी सामान्य, किसी विशेष धर्म के प्रति नफरत फैलाने की बात हो, तो गलत ही सोच रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। अगर कोई पाप किया है, अगर कोई पाप किया है तो उस पापी का चेहरा सामने आना चाहिए प्रियंका। जो हुआ वो हुआ है, लेकिन जो नेता हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो आईटी सेल है, जिस तरह से काम करती है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी को उस पर भी काम करना पड़ेगा, सबका साथ सबका विकास करके। चलिए ठीक है, जैन साहब आधा मिनट में बात पूरी कर दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए गौरी शंकर जी, पहली बात तो ये है कि जाति, धर्म, मजहब के आधार पर हमने ना तो पहले कोई काम किया, ना तो अब इस सरकार में हमको इस तरीके का काम करने वाले हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, जनता ने उसको सराहा, और हमको 270 प्लस सीटें जनता ने इस बार भी दी हैं, और हम सबका साथ सबका विकास का नारा इस बार भी लेकर के चलेंगे और सबके लिए हम काम करेंगे। चलिए अभी आदरणीय पत्रकार महोदया ने जो बात उठाई, राजनीतिक विश्लेषक महोदया ने, कि जो कश्मीर फाइल आई इस पिक्चर के ऊपर तमाम सारी बातें। चलिए सर, आज हमारा टॉपिक नहीं है सर, ये टॉपिक नहीं है। देखिए जो कुछ हुआ है वहाँ पर
उसका कुछ हिस्सा दिखाया जा रहा है, मैं तो ये मान रहा हूँ। और उसमें तमाम सारे लोग, चलिए हम लोग लेंगे कश्मीर फाइल्स पे भी और चर्चा करेंगे और डिबेट करेंगे। एक दिन किए थे उसमें आपको शायद नहीं बुलाए थे। चलिए सर, समय खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।